Namaskar, Jai Hind and welcome to Indore Defense Academy. My name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. Welcome to the new series which is PYQs of complete CDS, NDA and CAPF, and in this video our topic will be work, energy and power. क्लियर है? तो यहाँ से समझते हैं, सबसे पहले थोड़ा बहुत हम इसकी बेसिक समझते हैं, देन आफ्टर वी विल स्टार्ट विथ अवर PYQs. ओके, सो पहली कहानी यहाँ पर आपको नाम से समझ में आ रहा होगा, व्हाट इज वर्क. तो सबसे पहले हम वर्क की कहानी समझते हैं. सर वर्क क्या है? सर वर्क कुछ भी नहीं है. अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप फोर्स लगा रहे हो और उस फोर्स के कारण उस ऑब्जेक्ट में अगर क्या हो रहा है, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम क्या बोल देंगे कि हमने कुछ काम किया है. हाँ या ना? अगर आपने कुछ भी काम किया है मतलब आप उस पर फोर्स लगाएंगे या फिर आप में डिस्प्लेसमेंट करेंगे. जैसे ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने फोर्स लगा के यहाँ कर दिया. हाँ या ना? आपने यहाँ से इसको पुश करना शुरू करा था, है ना, और पुश करके आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ले आए, है ना. बहुत मेहनत हो गई, राम राम, मैं तो थक गया भाई साहब, है ना. तो आपने मान के चलो 2 मीटर का इसमें क्या कर दिया है, डिस्प्लेसमेंट कर दिया है, और 10 न्यूटन का आपने क्या लगाया था, फोर्स लगाया था. तो यहाँ से मैं बोल दूंगा कि सर वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सॉरी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट विल बी अवर 10 इंटू 2, 20 जूल आप क्या कर दोगे, काम कर दोगे. क्लियर है? यहां पर एक कहानी समझना है कि सर जो फोर्स होता है ये भी आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस जो डिस्प्लेसमेंट आपका होता है दैट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. तो यहां पर आपको समझना है एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं कि जो वेक्टर्स का जब मल्टीप्लिकेशन होता है, वेक्टर्स का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो दो तरह से होता है. एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट. समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पर मैं आपको बताता हूं दोनों में अंतर क्या होता है. जब भी डॉट प्रोडक्ट होगा तो वहां पर आपको आता है कोस थीटा, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है वहां पर आपका आता है साइन थीटा. हाँ या ना? तो यहां से एक कहानी आपको समझ में आ रही होगी, और वो कहानी क्या है कि सर जब भी मैं क्रॉस का नाम लूंगा तो कोस नहीं आएगा, उल्टा चलना है ना. कोस और क्रॉस दोनों का आपको क्या हो रहा है, राइम हो रहा है ना, लेकिन ये उल्टा केस है. तो क्रॉस जब भी होगा तो कोस नहीं आएगा, क्या आएगा, साइन आएगा. और डॉट प्रोडक्ट, डॉट किस में होता है, साइन में, तो सेम आपका क्या हो जाएगा सर, साइन के सॉरी डॉट के केस में साइन नहीं आएगा, कौन आएगा, कोस आएगा. उल्टा केस यहां पर चलता है. क्लियर हुआ? दूसरी बात, जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं आपका वेक्टर्स का स्केलर मल्टीप्लिकेशन, और जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हियर वी कैन से वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स. हाँ या ना? दोनों को करने का तरीका मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं आपको, है ना. जैसे मान लो एक फोर्स है आपका, मैं फोर्स को छोड़ते हैं सीधा मैं वेक्टर्स ले लेता हूं, है ना. फोर्स मैंने लिया 2i प्लस 3j प्लस 5k. डिस्प्लेसमेंट मेरा हुआ 1i प्लस 4j प्लस 6k. अब यहां पर मुझे क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है. अगर तो वर्क डन में सर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, और डॉट प्रोडक्ट में हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 1 2 प्लस 3 4 12 प्लस 5 6 30, ऐसे मल्टीप्लीकेशन होता है. और यहाँ पर आपका 44 जूल का आप लोग क्या कर देंगे, काम कर देंगे. हाँ या ना? ये आपका क्या होता है सर, इसका डॉट प्रोडक्ट होता है. यहाँ पर मैं लिख देता हूं क्या होता है, ये डॉट प्रोडक्ट, है ना. क्रॉस प्रोडक्ट में क्या करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोग एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं. इसमें हम लिखेंगे यहाँ पर i j k, और फिर यहाँ से वैल्यू लिखना शुरू करते हैं. और वैल्यू क्या थी हमारी पहले वाले में, 2 3 5, ये माइनस जे होता है. और पहले वाले में क्या थी, 1 4 एंड 6. अब यहाँ से फिर आपको इसको सोल्व करना होगा. पहले i के रेस्पेक्ट में करेंगे, फिर j के रेस्पेक्ट में करेंगे, एंड देन अवर k के रेस्पेक्ट में करेंगे. तो इस तरह से हम लोग क्या बोल देंगे कि सर ये आपका क्या होता है, स्केलर प्रोडक्ट, और वो क्या होता है, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होता है. समझ में आ रहा है क्या कहानी यहाँ तक? चलो आगे बढ़ते हैं. क्लियर हुआ? चलो, तो ये होता है आपका डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट. तो जब भी हम वर्क की बात करेंगे तो सर वर्क में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट होता है. और डॉट प्रोडक्ट का मतलब एफ डी
cos थीटा निकल कर आता है। और ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसका काम होता है क्या कि सर जब भी ये W इक्वल्स टू एफ डी कोस थीटा होता है तो इस बेसिस पर हम लोग वर्क को डिफरेंशिएट करते हैं और यहां से हम लोगों के पास आता है टाइप्स ऑफ वर्क। क्या निकल कर आता है? टाइप्स ऑफ वर्क। अब टाइप्स ऑफ वर्क क्या होता है मैं समझाता हूं। चलो, तीन तरह के काम होते हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि सर काम भी कोई तरह का होता है क्या? कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको जीवन में कोई काम नहीं है, सिर्फ दूसरों की टांग खींचने का काम होता है ना, लेकिन वो भी काम है ना। तो काम को हमने फिजिक्स में क्या करा है, तीन अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी एंड थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट इज अवर पॉजिटिव वर्क, सेकंड इज अवर नेगेटिव वर्क, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट जीरो वर्क। सर जीरो वर्क मतलब जो बेरोजगार हम लोग, जो एस्पायरिंग आकांक्षी युवा, एस्पायरिंग यूथ जो है, हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोग तो जीरो वर्क डन करते हैं, है ना, हम लोग तो बेरोजगार है। ऐसा नहीं होता है, समझना कहानी क्या होती है। सर ये जो कोस थीटा की वैल्यू होती है, इस कोस थीटा की जो भी वैल्यू निकल कर आएगी उसके बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आपने काम किया है या नहीं। सपोज यहां पर मैं थीटा की वैल्यू 0 रख देता हूं, मैं थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रख देता हूं, और मैं थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रख देता हूं, हाँ या ना। तो जब cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, और cos 180 की वैल्यू क्या होती है -1। तो यहां से आप लोग क्या बोल सकते हैं, सर हियर वी कैन से दैट दिस विल बी अवर पॉजिटिव वर्क, दिस विल बी अवर नेगेटिव वर्क, एंड दिस विल बी अवर जीरो वर्क, हाँ या ना। ये कहानी आपको समझ में आई क्या? चलो कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका पॉजिटिव वर्क, और पॉजिटिव वर्क क्या बोलता है, पॉजिटिव वर्क बहुत काम की चीज बोलता है। और काम की चीज क्या होती है मैं समझाता हूं, कि जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो सर, सेम डायरेक्शन में हो। क्या बोल रहा हूं मैं, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में हो, मतलब एंगल की वैल्यू 0 डिग्री हो, तब हम बोलेंगे पॉजिटिव वर्क हो रहा है। जैसे ये बॉक्स है और इस बॉक्स को ये आदमी क्या कर रहा है, पुश करने की कोशिश कर रहा है, और पुश करके ये आदमी ऑब्जेक्ट को यहां पर ले भी आता है। तो इस केस में क्या हो रहा है, मैं फोर्स भी सामने लगा रहा हूं और ऑब्जेक्ट के अंदर डिस्प्लेसमेंट भी क्या हो रहा है इधर। तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि ये वर्क डन जो है वो पॉजिटिव है, हाँ या ना। क्लियर है? जैसे आप किसी को खींच रहे हो, रस्सी को पकड़ के ऐसे करके आपने खींचना शुरू कर दिया, इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में भी आप इधर की तरफ खींच रहे हैं और इधर की तरफ भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो हम क्या बोल देंगे कि सर वर्क डन क्या है, पॉजिटिव है। वेरी गुड। दूसरा क्या होता है सर, नेगेटिव वर्क डन। अब नेगेटिव वर्क डन की कहानी में समझाता हूं आपको क्या पिक्चर बनती है। जब आप फोर्स तो लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं सर, इस केस में थीटा की वैल्यू आती है 180 डिग्री, और यहां पर हम लोग बोल देते हैं कि सर जो हमने काम करा है वो हमारा नेगेटिव वर्क होता है। कैसे, मैं समझाता हूं आपको। मान के चलो ये एक पहलवान है हमारे पास, वेट लिफ्टर है, और इस वेट लिफ्टर के यहां पर एक वेट पड़ा है, हाँ या ना। अब इस वेट लिफ्टर क्या करेगा, ये वेट लिफ्टर आपका इसका तो जो काम है वो काम कर देगा। इसने क्या करा, वेट को उठा दिया, हाँ या ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये वेट लिफ्टर ने सर फोर्स ऊपर लगाया और डिस्प्लेसमेंट भी आप देख सकते हैं यहां से यहां तक सर ऊपर ही हुआ, तो सर ये तो पॉजिटिव वर्क हो गया। तो सर आप ये एग्जांपल हमको क्यों दे रहे हो, सर गलत एग्जाम्पल दे दिया। बिल्कुल भी गलत एग्जाम्पल नहीं है। मैं मान रहा हूं कि आपका जो मेन है, जो आपका बॉडी वेट लिफ्टर है, इसने जो काम करा वो करा पॉजिटिव। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हमारी प्यारी धरती माँ अर्थ ने, अर्थ के पास क्या है सर, अर्थ के पास है ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ या ना। तो मुझे एक बात बताओ, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स ने कैसे काम करा।
सर ग्रेविटेशनल फोर्स ने तो सर नीचे की तरफ खींचने की कोशिश करी, हाँ या ना? यहां पर मैं लिख देता हूं आपका फोर्स ग्रेविटेशनल, तो ये तो नीचे लगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कहां हो रहा है सर? ऊपर हो रहा है। तो इस केस में वर्क डन क्या हो जाएगा सर? नेगेटिव। दूसरी बात, एक ऑब्जेक्ट को आप लात मारो, ऑब्जेक्ट आगे जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो मुझे एक बात बताओ, फ्रिक्शन तो पीछे की तरफ काम करता है और फोर्स आगे की तरफ, तो फ्रिक्शन ने कैसे काम करा? फ्रिक्शन जो आपका वर्क करता है वो नेगेटिव वर्क डन होता है। यहां तक कहानी समझ में आ गई हो तो तीसरा केस हम बात करते हैं जीरो वर्क डन की। जीरो वर्क डन भी तीन तरह से देखने को मिलता है मार्केट में। पहला, जब आप कोई भी फोर्स ना लगाओ, बिल्कुल मैं कोई फोर्स नहीं लगा रहा हूं, मैं बढ़िया से खड़ा हूं, तो मैं कुछ काम कर रहा हूं क्या? नहीं, कोई काम नहीं कर रहा है ना। लेकिन दूसरा केस, जब आप कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर पा रहे हो, जैसे दीवार है, दीवार को मैं पूरी ताकत से ताकत लगा के बिल्कुल फोर्स मैंने पूरा लगा दिया, एडी चोटी का फोर्स लगा दिया, लेकिन दीवार में डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं रहा है, तो सर मेरा वर्क डन, मैं तो पूरा थक गया लेकिन मेरा वर्क डन कितना? जीरो। क्यों? क्योंकि मैंने फोर्स डिस्प्लेसमेंट ही नहीं कर पाया। जैसे आप लोग क्या करते हो, जैसे हम लोग जितनी भी मेहनत कर ले, चाहे एग्जाम निकल रही हो या नहीं निकल रही हो, है ना, अगर मान लो 0.25 मार्क्स से भी अगर आपकी एग्जाम नहीं निकली, तो आप लोगों को क्या बोल देता है कि तूने तो पढ़ाई नहीं करी, तो बेवकूफ है, तो गधा है, उसने पढ़ाई करी, वो निकल गया, तू नहीं निकल पाया। तो ये जो कहानी होती है, ये कहानी किसकी होती है? ये कहानी भी आपके जीरो वर्क डन की होती है। अगर आपने निकाला, डिस्प्लेसमेंट करोगे, है ना, एग्जाम निकालोगे, तभी लोग मानेंगे कि आपने पढ़ाई करी, चाहे आप पूरे साल कुछ नहीं पढ़े हो। लेकिन अगर आपने पढ़ाई करी है और एग्जाम नहीं निकल पा रही, तो लोग क्या, घर वाले भी आपको ये बोलेंगे कि बेटा आपने पढ़ाई नहीं करी। तीसरा केस, जब एंगल की वैल्यू कितना हो जाए सर? 90 डिग्री हो जाए। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल आया, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया कि बताओ, एक लेडीज है और वो लेडीज ऐसे पर्स को ऐसे लटका कर हाथ में खड़ी हुई है मार्केट में, तो बताओ उन्होंने कुछ काम करा? तो हम लोग फिजिक्स में बोल देंगे कि सर बिल्कुल भी उन्होंने काम नहीं करा, क्योंकि पर्स में कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, पर्स जैसा था वैसा है। लेकिन ये बात उस लेडीज को मत बता देना, वो लेडी नहीं तो हम लोग को क्या कर देंगे, पूरा वर्क, पूरा फोर्स सब एक ही बार में वो अपने को बता देंगे, हाँ या ना। नेक्स्ट, थीटा एंगल सर क्या हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। इस केस में भी क्या होता है, आपका वर्क डन जीरो होता है। सबसे बेसिक क्वेश्चन यहाँ से आता है आपका कूली वाला, कि एक कूली होता है ना, तो कूली अपने बक्से को इस तरह से उठा के रखता है, तो वो फोर्स लगाता है ऊपर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है आपका सीधा, हाँ या ना। तो यहाँ पर एंगल बनता है 90 डिग्री का, और cos 90 की वैल्यू तो जीरो हो जाती है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल देंगे कि सर वर्क डन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और इस केस में हम लोग क्या बोल देंगे कि सर कूली ने कोई काम नहीं करा, कूली को किस बात के पैसे देने। लेकिन अगर ये बात कूली को बता दी, उसको फिजिक्स लगाने बैठ गए, तो वो क्या करेगा, वो आपको और आपके फिजिक्स को दोनों को आपके सामान के साथ बांध के, बढ़िया से ट्रेन की पटरी के ऊपर बिछा के, बढ़िया से उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा के, बढ़िया से बैठ के चाय पानी पिएगा और उठकर चला जाएगा, हाँ है ना। तो ये आपका क्या होता है, जीरो वर्क डन की कहानियां होती है। वर्क की थोड़ी सी आगे मैं बात कर देता हूं सर, इसकी जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है आपका, सॉरी पहले यूनिट की बात कर लेते हैं, जूल होता है, और सीजीएस में इसका क्या होता है, अर्ग होता है। दूसरी कहानी, वर्क एक यूनिटलेस सॉरी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि काम में कोई डायरेक्शन का रोल नहीं होता। और दूसरी बात, जब एफ और डी दोनों का डॉट प्रोडक्ट होता है, तो आपका जो मिलने वाला प्रोडक्ट होता है, जो आंसर आता है इसका, वो भी क्या होता है आपका, स्केलर होता है ना। इसकी डायमेंशन की मैं बात कर देता हूं, m1 l2 t-2, हाँ या ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे कमेंट में बताओ, एक जूल में कितने अर्ग होते हैं, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट, वर्क के बाद एनर्जी आती है। एनर्जी सर हम लोग जो एनर्जी पढ़ते हैं वो मैकेनिकल एनर्जी पढ़ते हैं। मैकेनिकल एनर्जी के दो फॉर्म है, कौन कौन से सर? एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है आपकी ये पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण आती है सर। पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के पोजीशन के कारण आती है या उसकी सिचुएशन के कारण आती है, हाँ या ना। जो मोशन होता है इसके कारण आने वाली एनर्जी बनती है 1/2 mv², और यहां से जो बनती है mgh, हाँ है ना। तो ये जो कहानी होती है, ये किसकी होती है, आपके काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी की होती है सर। इनकी भी यूनिट क्या है आपका, जूल ही होती है। और मुझे आप ये बताना कमेंट में कि स्केलर क्वांटिटी होंगी या वेक्टर क्वांटिटी होंगी, हाँ या ना। आगे बढ़ता हूं मैं पावर पे। पावर बहुत काम की चीज है, क्योंकि बिना पावर के काम नहीं चलता है। पावर का क्या होता है सर आपका, पावर इज नथिंग बट योर रेट ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की जो दर होती है। मुझे एक बात बताओ, एक आदमी एक गड्ढा खोद रहा है 10 फीट का,
एक आदमी आया, इसने ये गड्ढा 1 घंटे में खोद दिया। दूसरे आदमी ने सेम 10 फीट का दूसरा गड्ढा, है ना, मैं वही क्वेश्चन रिपीट नहीं करूंगा, वही गलती नहीं करूंगा जो एग्जाम में होती है कि भाई बताओ 10 मजदूर आए, 10 मजदूर ने एक गड्ढा 1 घंटे में खोद दिया, तो बताओ 20 मजदूर उसी गड्ढे को कितने घंटे में खोदेंगे? जब भाई पहले से गड्ढा खोदा हुआ है तो उसको और खोदने की जरूरत क्या है ना। तो मैं बोल रहा हूं यहाँ पर कि दूसरा गड्ढा दूसरे आदमी ने आधे घंटे में खोद दिया 1/2 आवर में। तो मुझे बताओ किसने कम समय में काम कर दिया, किसकी रेट ज्यादा? सर इसकी पावर ज्यादा होगी, इसकी पावर थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि इसने कम टाइम में ज्यादा काम कर दिया, हाँ या ना। तो यही कहानी आपका क्या होती है, पावर की होती है, पावर इक्वल्स टू W/T, और यहीं से जूल पर सेकंड इसकी क्या आती है, यूनिट आती है, या फिर इसकी यूनिट होती है वॉट, क्या होती है, वाट, हाँ या ना, है ना। पावर के बारे में एक और कहानी समझ लेना कि वर्क डन इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, मतलब वॉट और सेकंड, ये क्या होता है आपका, वर्क डन की भी एक यूनिट होती है, और एनर्जी से भी यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं। समझ में तो नहीं आया? चलिए, ये कहानी थी बेसिक इस कॉन्सेप्ट की। आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम लोग हमारे PYQs की तरफ। सबसे पहला PYQ बताइए, द मास ऑफ एन ड्रैग्ड, ओहो ओके, a mass m is dragged by a pulley on a horizontal plane by a force anti-parallel to its displacement। ओह एंटी-पैरेलल क्या? अच्छा मुझे बताओ पैरेलल क्या? सर अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है ये पैरेलल होता है, एंटी-पैरेलल क्या हो गया? एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है। वेरी गुड, आगे बढ़ो। पुली के कारण हो रहा है, बिल्कुल, ये मैंने पुली लगा दी है ना। ये आपकी कहानी, ये बॉक्स है और ये हम इसको क्या कर रहे हैं, ये रस्सी को हम पकड़ के खींच रहे हैं, और ये आपका मास m हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है और हम लोगों ने फोर्स किधर लगाया, इस साइड में, तो यहां से हम लोग क्या बोल देंगे, यहां से हम लोग एक ही बात बोल सकते हैं कि सर थीटा जो है वो आपका 180 डिग्री है, और जब भी 180 डिग्री का थीटा होता है, सॉरी थीटा होता है, तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। आंसर विल बी योर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ एनर्जी। अभी बात हुई है, जल्दी से बताओ, जल्दी से, चलो क्या हो जाएगा। फर्स्ट जूल बिल्कुल होगी सर, वॉट आवर हो सकती है सर, क्यों? क्योंकि P और T मैंने बोला है, और वर्क और आपका क्या होता है, पावर की से सॉरी वर्क और एनर्जी की यूनिट तो सेम होती है। न्यूटन मीटर हो सकती है क्या, जरा सोचो, हो सकती है क्या, हो सकती है क्या? सर बिल्कुल हो सकती है सर, F इंटू डी, बचा क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये कभी भी नहीं होगी। आंसर विल बी योर ऑप्शन डी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर ये किसकी, फोर्स की, आपका किलोग्राम मतलब m, मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब a, एक्सेलरेशन मतलब फोर्स, हाँ या ना। आगे बढ़ो, वर्क इज सेड टू बी 1 जूल। अच्छा 1 जूल का काम कब कर दोगे भाई साहब, ये मैं आपको नहीं बता रहा हूं, ये मैं बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं बताऊंगा, और मैं ना ये बताऊंगा कि इसका जो आंसर है वो क्या है। ये आपको आंसर जो होता है इसका आंसर आपको कमेंट में देना है कि 1 जूल का कब होगा, और अगर ये भी नहीं दे पाए हो तो मेरे पास आना, और मैं पार्सल करके कुछ आपको दूंगा, वो लेकर जाना, है ना। क्या होता है, मुझे एक बात बताओ सर, एक फोर्स लगाएंगे और एक आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो 1 न्यूटन के फोर्स को मूव करेंगे आप कितना, 1 मीटर। अच्छा मीटर तो है ही नहीं, तो कहानी खत्म हो गई। ये 1 न्यूटन को आप 1 सेंटीमीटर मूव करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, 1 जूल का काम बन जाएगा। नेक्स्ट, अ नेगेटिव वर्क इज व्हेन एन अप्लाइड फोर्स F एंड करेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट 8R। बताने की जरूरत है क्या, बताने की जरूरत है क्या? सर बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंटी पैरेलल मतलब अगर फोर्स इधर लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट अगर इधर हो रहा है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, इस केस में हम लोग बोलेंगे कि सर जो वर्क है वो आपका क्या है, नेगेटिव है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव। कौन सा फोर्स, एक तो सेंट्रल फोर्स नहीं है, मुझे एक बात बताओ, और दूसरी बात यहां पर आप क्या बताएंगे कि कौन नॉन कंजर्वेटिव। अब यहां पर एक कहानी होती है, मैं आपको समझाता हूं। यहां पर क्या हो जाएगा मैं आपको समझाता हूं। देखो कंजर्वेटिव फोर्स और अननोन कंजर्वेटिव फोर्स, दो तरह के फोर्स होते हैं, मैं समझाता हूं। कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जिनको जिनका जब आप भी फोर्स लगाते हैं तो जो फोर्स होता है आपका वो क्या होता है, वर्क डन के ऊपर, सॉरी इन फोर्स का जो वर्क डन होता है
वो पाथ पर डिपेंड करता है। क्लियर है? एक सेकंड, इसमें मैं क्या हो जाए, एक सेकंड में इसको देखता हूं। चल, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होते हैं आपके? कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे फोर्स होते हैं जो कि आपका जो पाथ पर डिपेंड कभी भी नहीं करेगा, डज नॉट डिपेंड ऑन पाथ। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसे होते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बेसिक इसका ऐसे समझाता हूं। चलो, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने ऊपर से नीचे फेंक दिया तो ये जमीन पर आके गिर जाएगा, हाँ या ना? मुझे एक बात बताओ, बीच में कोई रास्ता इसने चूज करा क्या? नहीं, तो इसके ऊपर पाथ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को घीस कर ले जा रहा हूँ, है ना, तो मान लो यहाँ पर रेत है, सैंड है, और यहाँ पर क्या है, पतले गीले और टाइल्स है। तो मैं जब इसको स्लाइड कर कर ले जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे ज्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर मुझे कम फोर्स लगाना पड़ेगा, हाँ है ना? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है वो पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, जो कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स जो है वो क्या आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो इस ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल फ्रिक्शन फोर्स बिल्कुल सही हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ये आपका एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स होता है, आपको जानते हैं। और मैकेनिकल फोर्स भी क्या होता है, एक कंजर्वेटिव होता है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट आप कर सकते हैं। और आगे की कहानी यहाँ से अगर आप चाहें तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन अ बॉल सडनली बाउंस ऑफ द ग्राउंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस सडनली, अज्यूम नो लॉज ऑफ एनर्जी ऑन द फ्लोर। अच्छा सर, यहां से आप क्वेश्चन समझना, क्या बोला गया है सर, यहां से बोला गया है कि लॉस ऑफ एनर्जी बिल्कुल भी नहीं हो रही, तो एनर्जी तो चेंज होगी नहीं, ना काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी ना पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही तो सर स्पीड भी चेंज नहीं होगी, बचा क्या, उसका मोमेंटम ही जो है सही आंसर हो जाएगा। दूसरी बात, मोमेंटम इज योर एम वी, और वेलोसिटी की डायरेक्शन पहले यहाँ थी और सडनली वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो यहां से आप लोग क्या बोल देंगे कि सर इट्स मोमेंटम विल चेंज सडनली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट ऑफ 2000 ग्राम मास पोजेस 100 जूल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ओके, यहां पर समझना काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 mv²। कितनी है, 100 जूल है। ओके सर, 1/2 मास कितना है सर, 2000 ग्राम, और 2000 ग्राम को किलोग्राम में चाहिए तो कितना करना पड़ेगा, 2 kg, इंटू वेलोसिटी क्या है आपका, कुछ भी नहीं, v²। 2 से 2 कैंसल, 100 इक्वल्स टू कितना हो गया, v²। v की वैल्यू कितना जाएगी, √100 करेंगे तो वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकंड। दिख रहा है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल दिख रहा है सर, ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, द एनर्जी पोजेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज इन पोजीशन। अभी हमने पढ़ा सर, जब भी पोजीशन का खेल होता है तो एक ही एनर्जी काम करती है आपका mgh। और mgh बोले तो किचन किंग नहीं, mgh बोले तो आपका पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट, फंडामेंटल लॉस ऑफ फिजिक्स रिक्वायर। अब यहाँ पर कहानी क्या होती है, फंडामेंटल जो फिजिक्स को आप काउंट करो तो वो एनर्जी, मोमेंटम और चार्ज तीनों के अंदर ही काउंट कर सकते हो, आपका ऑप्शन डी है ना। तीनों ही जो चीजें ऐसी थी जो आपका आधा से ज्यादा फिजिक्स कवर कर सकती है। नेक्स्ट पे आ जाओ, द पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास 8.0 kg अप वर्टिकल डिस्टेंस। अब यहाँ पर आपको कहानी समझना है, दो चीजें होती हैं। क्या, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से उठा के ऊपर ले जाते हो ना, जमीन से उठा के सितारा बना दूंगा, सितारा, है ना, तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से उठा के ऊपर ले जाते हो तो ऐसे केस में आप लोग क्या करते हो सर, उसमें पोटेंशियल एनर्जी लाते हो। तो आप जितना काम करते हो ना, वर्क डन बाय अस विल इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व बाय दैट ऑब्जेक्ट। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमको क्या चाहिए, mgh। m कितना है, 8 किलोग्राम। g कितना है, भगवान के आशीर्वाद से g 9.8 होता है और कभी कभी 10 होता है, तो यहाँ पर हमको पता है कि सर 10 हो गया है। ओके गुड, तो सर जी कितना है, 10 हो गया। प्लस हाइट हमको कितना ले जाना है सर, 4 मीटर की डिस्टेंस पर उसको लेकर जाना है 8 किलो के ऑब्जेक्ट को। तो यहां से वर्क डन कितना हो गया सर, 320 जूल हमारा वर्क डन हो गया। कोई प्रॉब्लम यहां तक, कोई बात नहीं। पावर कैसे निकालते, तो वर्क डन हो गया आपका 320 जूल। अब पावर क्या होती है सर, पावर नथिंग बट रेट ऑफ वर्क डन। W कितना है, 320 अपॉन T कितना है आपका 2 सेकंड्स, डिवाइड कर दो कितना हो गया 160। तो 160 वोट आपका क्या हो जाएगी पावर, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट, ओके, 100 gram sphere is moving at a speed of 20 meter per second and collides with another sphere of 50 gram. अच्छा, collision का क्वेश्चन है. If the second sphere was at rest prior to the collision. अच्छा, इसमें मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं समझाता हूं आपको. ये 100 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, ये बेचारा 50 ग्राम का ऑब्जेक्ट है, हाँ है ना. इस ऑब्जेक्ट में कुछ मोशन है और इस ऑब्जेक्ट में कोई भी मोशन नहीं है. ये क्या है, जीरो, हाँ है ना. इसके अंदर क्या है, मैं लिख देता हूं 100 ग्राम और ये कितना है आपका 50 ग्राम. इसका मोशन कितना है सर, इसका मोशन है 20 मीटर पर सेकंड. बिल्कुल सर, लिख देते हैं. इसकी वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड और इसने इसको टक्कर मार दी. और टक्कर मारने के बाद क्या हो रहा है सर, टक्कर मारने के बाद ये हो रहा है कि ये जो बड़ा वाला आपका ऑब्जेक्ट है 100 ग्राम्स वाला, ये हो गया है अब रेस्ट में आ गया है ना. यहां पर मैं लिख देता हूं आपका 100 ग्राम, 100 ग्राम, ये जो है वो रेस्ट में आ गया है. लेकिन जो छोटू सा 50 ग्राम्स का आपका ऑब्जेक्ट था, जो 50 ग्राम्स का ऑब्जेक्ट था, अब उस 50 ग्राम के ऑब्जेक्ट में क्या होगा सर, इस 50 ग्राम के ऑब्जेक्ट में तो मोशन आ जाएगा, कुछ वेलोसिटी आ जाएगी, हाँ या ना. और ये वेलोसिटी हमको निकालना है. क्लियर है क्या. कोलिजन कैसा हो रहा है सर, कोलिजन कंसिडरिंग द कोलिजन इज टू बी इलास्टिक. और इलास्टिक कोलिजन जो होता है, इसमें आपको ध्यान रहना चाहिए कि सर इलास्टिक कोलिजन जो होता है, इसमें आपका काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहती है और आपका मोमेंटम भी कंजर्व रहता है. दोनों क्या रहते हैं आपके, कंजर्व, मतलब किसी में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो मैंने आपको कल ही कॉन्सेप्ट बताया था कि सर टोटल मोमेंटम आपका क्या रहेगा, सेम. तो इधर का मोमेंटम मैं बोल देता हूं m1, m1 m1 u1 प्लस इसका मोमेंटम m2 u2 इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2, हाँ या ना. यहां से वैल्यू पुट करो. m1 कितना है सर 100 ग्राम्स, v1 सॉरी u1 कितना है 20 ग्राम, ओके. m2 कितना है सर 50 ग्राम, u2 कितना है 0, इक्वल्स टू m1 कितना है सर 100 ग्राम से, v1 कितना है 0 हो गया, प्लस m2 कितना है 50 ग्राम, v2 हमको पता करना है, हाँ या ना. यहां से समझो कितना हो गया सर ये, ओके, 100 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस 0 है ना. तो यहां पर मैं आपका कुछ नहीं लिखता हूं, ये 0 हो गया है, इक्वल्स टू ये भी 0 हो गया और यहां पर क्या बचा 50, वेलोसिटी 2. 50 से यहां पर आप कैंसिल कर दो 2 टाइम्स में, वेलोसिटी कितना हो गया 40 मीटर पर सेकंड. तो ये रहा आपका आंसर. कहीं दिख रहा है क्या, बिल्कुल सर ऑप्शन डी में 40 मीटर पर सेकंड दिख रहा है. क्लियर हुआ. चलो आगे बढ़ते हैं. लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स डबल्ड ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, देन इट. अच्छा, यहां पर आपको एक रिलेशन याद रखना है और वो रिलेशन आपका बोलता है P इक्वल्स टू अंडर रूट 2m e. और हमको चाहिए यहां पर P और अंडर रूट E का खेल. और ये E क्या है सर, ये काइनेटिक एनर्जी है और ये P क्या है आपका मोमेंटम है. तो यहां पर मुझे बताओ, इफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट गेट्स डबल्ड. अच्छा, मुझे यहां पर एक बात बताओ कि अगर आपने मोमेंटम, पूरा मैं हटा देता हूं, चलो, मोमेंटम और इसका रिलेशन क्या रहता है आपका, काइनेटिक एनर्जी अंडर रूट में, हाँ या ना. ये पहला कंडीशन है. अब हमको क्या करना है, देन इट्स काइनेटिक एनर्जी. अच्छा, मुझे ये इसको 2p करना है, हाँ या ना. मुझे इसको 2p करना है, तो मैं इसको 2p कब कर सकता हूं, जब मुझे इसकी काइनेटिक एनर्जी में कुछ चेंज करना पड़ेगा, हाँ या ना, हाँ या ना. तो यहां पर आपको एक कहानी समझाता हूं मैं छोटी सी, क्लियर है. देखो, P इक्वल्स टू क्या है आपका अंडर रूट के ई, ठीक है. ये अभी सिंगल फॉर्म में. अब मुझे एक बात बताओ, मुझे इसको डबल करना है, हाँ या ना. इसको डबल करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं, अंडर रूट 4 के ई कर सकता हूं क्या. तो इससे मेरा क्या आ जाएगा सर 2, और ये अंडर रूट के ई की जो वैल्यू है ये क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास P. तो ये हो गया 2p. तो यहां पर मुझे पता करना है कि सर अगर मुझे मोमेंटम को डबल करना है तो काइनेटिक एनर्जी को मुझे कितने टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा सर, 4 टाइम्स बढ़ाना पड़ेगा. आंसर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर. इज इट क्लियर. चलो, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 ग्राम इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड,
द लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है सर। मोमेंटम होगा आपका mv और काइनेटिक एनर्जी होगी आपका mv स्क्वायर, हाँ या ना। मोमेंटम निकालो, 10 किलोग्राम इंटू 10 कितना हो गया सर 100 न्यूटन सेकंड, आपका क्या हो गया ये मोमेंटम हो गया। कहाँ है सर, ऑप्शन ए और बी दोनों में है, मतलब सी और डी तो खत्म हो गए। चलो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, 1/2 m कितना है सर 10 है ना, और यहाँ पर भी 10 इंटू 10 कितना हो गया 2, 500 जूल, कहाँ है 100 और 500 है ना, तो ये रहा आपका 100 और ये रहा 500, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। चलो चलो ये था हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका ग्रेविटेशनल चैप्टर। यहाँ से बहुत सारे पीवाईक्यू आप देखते हैं एग्जाम में आते रहते हैं। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।